नमस्कार, ज्योग्राफिकल पिवट पर आपका स्वागत। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है नगर क्षेत्र एवं नगरीय उपांत, सिटी रीजन एंड अर्बन फ्रिंज। देखिए, जब हम इस टॉपिक की बात करें तो हमें डिकिंसन के काम को जरूर याद करना चाहिए। उनकी पुस्तक आई थी सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म 1947 में, और उन्होंने इस पुस्तक में जो नगरीय क्षेत्र होता है, नगर प्रभाव क्षेत्र होता है, उसकी व्याख्या खूब डिटेल में करी। यहां पर हम शुरुआत में इस लेक्चर में सबसे पहले डिकिंसन के काम को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रिंज एरिया की। और हम फ्रिंज एरिया की जब बात करेंगे, जिसको जनरली हम रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस फ्रिंज एरिया के सब डिविजन्स क्या क्या हो सकते हैं, किसे हम अर्बन फ्रिंज कहेंगे, किसे हम सेमी अर्बन फ्रिंज कहेंगे और किसे हम रूरल फ्रिंज की संज्ञा देंगे। तो इस तरह से ये लेक्चर आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिकिंसन के काम की, और डिकिंसन के काम के द्वारा हम लोग समझेंगे कि किसी भी नगर का प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, प्रबल प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, और किस आधार पे हम किसी भी नगर के प्रभाव क्षेत्र और प्रबल प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन करते हैं। इसको लेकर हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं रॉबर्ट ई डिकिंसन की, तो 1947 में उनका एक बहुत फेमस वर्क आया था और उसका टाइटल था सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म, ए ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन इकोलॉजी, है ना। ये जब उनका काम आया तो इससे जो सिटी रीजन का कॉन्सेप्ट है ना, जो नगर प्रदेश का कॉन्सेप्ट है, वो काफी विस्तारित तौर पर उनके द्वारा समझाया गया। इन्होंने ही सबसे पहले नगर प्रदेश की जो संकल्पना है उसको डिटेल में समझाया, और उसके बाद ये नगर प्रदेश की अवधारणा है उसको लेकर अनेकों शोध कार्य सेटलमेंट ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। तो डिकिंसन की पुस्तक का हमें नाम ध्यान रखना है, सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म, ए ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन इकोलॉजी। ये उनकी पुस्तक का पूरा टाइटल था। 1947 में ये पुस्तक आई थी। अब देखिए क्या कहते हैं डिकिंसन, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो, कोई भी जो नगर होता है ना, वो नगर जो है वो अपने चारों तरफ स्थित जो पृष्ठ प्रदेश होता है उससे बहुत गहराई से जुड़ा होता है। अर्थात नगर और उसके पृष्ठ प्रदेश के बीच में आदान प्रदान का रिश्ता होता है, बहुत गहरे अंतर संबंध होते हैं, अंतर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है। कोई भी नगर जिस कोटि की सेवाएं देता है उसके आधार पर उस नगर की कोटि निर्धारित होती है, उसकी हायरार्की तय होती है ना, कि वो किस ऑर्डर का सिटी है। ठीक है, जो सिटी जितनी ज्यादा हायर ऑर्डर की सर्विसेज देगा, उस सिटी की जो रैंक है वो भी उतनी ही ऊंची होंगी, उसका पदानुक्रम भी उतना ही ऊंचा होगा। तो कोई भी जो नगरीय केंद्र है वो अनेकों प्रकार की सेवाएं जो है वो अपने पृष्ठ प्रदेश को, हिंटरलैंड को देता है। अर्थात जो हिंटरलैंड की पॉपुलेशन है वो उन विशिष्ट प्रकार की सेवाओं के लिए नगरीय केंद्र पर निर्भर होती है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। क्लियर? अब जो नगरीय केंद्र है वो भी अनेकों तरह से पृष्ठ प्रदेश पर निर्भर होता है। जैसे कई प्रकार के कच्चे माल हैं, दुग्ध सब्जी की आपूर्ति है, अन्न की आपूर्ति है, अनेकों प्रकार से वो अपने पृष्ठ प्रदेश पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से ये जो संबंध है ये एक दूसरे पर निर्भरता का, अंतर निर्भरता का संबंध है, इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप है बिटवीन अ सिटी एंड इट्स हिंटरलैंड, है ना, नगर और उसके पृष्ठ प्रदेश के बीच में। ठीक है, और ये जो नगर है ये इस पृष्ठ प्रदेश के लिए क्या है, ये इसके लिए सेंट्रल प्लेस है, केंद्र स्थल है ना। केंद्र स्थल नाम जब आ रहा है तो आपको शायद काम याद आता होगा क्रिस्टॉलर का, है ना। क्रिस्टॉलर की जो सेंट्रल प्लेस थियरी है, जो
1933 में दी गई थी और बास्किन ने 1966 में उसका अंग्रेजी अनुवाद दिया था और उसके बाद वो काम जो है बहुत पॉपुलराइज हुआ था। उसमें क्रिस्टोलर जो है वो हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स की बात करता है। तो ये जो नगर है, जिसके पृष्ठ प्रदेश की नगर और उसके पृष्ठ प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र के लिए ये नगर क्या है? सेंट्रल प्लेस है। ये नगर क्या है उसके लिए? ये केंद्र स्थल है। अब देखो, हम आगे बात करते हैं और हम कहते हैं कि नगर जो है, ठीक है, कोई भी नगर, वो अनेकों प्रकार की विशिष्ट सेवाओं को देने वाला होता है। वो एक प्रमुख सेवा प्रदाता है उस क्षेत्र में, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है। और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के लोग उन सेवाओं के लिए उस नगर पर निर्भर हैं। तो नगर संबंधित क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है ना? नगर क्या करता है? संबंधित क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है और उन सेवाओं के लिए वो क्या है? वो उस पूरे प्रदेश का केंद्र स्थल है ना? क्योंकि वो हायर ऑर्डर की सर्विसेज देता है, इसीलिए उसका स्थान जो है वो केंद्रीय बनता है और वो केंद्र स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये जो जिन सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो सेवाएं नगर प्रदान कर रहा है, ठीक है, वो सेवाएं किस कोटि की है? ठीक है, वो सेवाएं किस कोटि की है ना? सेवाओं की कोटि जितनी ऊंची होगी, उनका प्रभाव क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा विस्तारित होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। जैसे एक प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल का जो कैचअप एरिया है वो काफी छोटा होता है। वो मूल गांव और उसके आसपास के क्षेत्र या शहर में एक कॉलोनी और उसके आसपास की कॉलोनी वाला क्षेत्र यहां तक होता है। एक सेकेंडरी स्कूल का दायरा उससे थोड़ा बड़ा होता है, एक कॉलेज का दायरा उससे बड़ा होता है, एक यूनिवर्सिटी जो है वो और ज्यादा हायर ऑर्डर के सर्विसेज देती है, उसका हिंटरलैंड जो है वो और बड़ा होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है जो सेवा दी जा रही है वो किस डिग्री की है ना? उसकी कोटि क्या है। दूसरी बात, एक तो ये महत्वपूर्ण है कि वो नगर किस कोटि की सेवाएं प्रदान करता है, और दूसरी चीज है वो ये महत्वपूर्ण है कि उस नगर में किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, किस तरह का इंस्टीट्यूशनल सेटअप है ना? तो उस नगर में जो संस्थान है, जो संस्थाएं हैं, है ना, वो किस कोटि की है। क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं, ठीक है, ये संस्थाएं विशिष्ट प्रकार की सेवाएं देती है और इन संस्थाओं पर पृष्ठ प्रदेश के लोगों की निर्भरता होती है ना? तो इनके संदर्भ में यह केंद्र प्रथम कोटि केंद्र स्थल होता है ना? ये उस पूरे के पूरे प्रदेश में फर्स्ट ऑर्डर सेंटर प्लेस है ना? जिस नगर और उस पृष्ठ प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्र में और भी सेंट्रल प्लेसेस हैं। यदि ये फर्स्ट ऑर्डर सेटलमेंट हम इसको बोल रहे हैं, तो उस क्षेत्र में, उस पूरे के पूरे नगर और नगर प्रदेश में और भी सेंट्रल प्लेसेस हैं, बिल्कुल हैं। और वो जो सेंट्रल प्लेसेस हैं, जो अन्य केंद्र स्थल हैं, वो हायरार्की में, पदानुक्रम में इस मुख्य नगर से छोटे हैं, है ना? तो पदानुक्रम में ये नगर जो है ये क्या है? ये प्रथम कोटि का है, जिस नगर और उसके पृष्ठ प्रदेश की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इस तरह यह क्षेत्र मूल नगर कहलाता है ना? क्या कहलाता है? मूल नगर। कौन सा? जो फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल प्लेस है, जो प्रथम कोटि केंद्र स्थल है, हम उसको मूल नगर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि हम उस मूल नगर और उसके पृष्ठ प्रदेश की बात यहां पर कर रहे हैं, तथा इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं नगरीय प्रदेश। ये सिटी रीजन हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके चारों तरफ का जो प्रदेश है, जो किसी न किसी रूप में उस नगरीय केंद्र से संबंधित है, उस नगरीय केंद्र से प्रभावित है, उस नगरीय केंद्र के प्रभाव में है, वो हो गया नगरीय प्रदेश, है ना? सिटी रीजन उसका, उस सिटी का सिटी रीजन। अब क्षेत्रीय विशेषताएं मूल बिंदु के चारों तरफ अधिकतम होती है
है ना। मूल बिंदु क्या करता है, जो मुख्य सिटी सेंटर है ना, बिल्टअप एरिया और उसके आसपास का क्षेत्र, ये बेसिकली कोर है ना। और हम जानते हैं कि कोर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनका सांद्रण, उनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं पेरिफेरी की ओर, ठीक है, वो धीरे 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 वो डाइल्यूट होने लगती हैं, वो धीरे 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 उनका स्तर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मूल बिंदु के चारों तरफ जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं वो सर्वाधिक होगी। एक नगर और उसके चारों तरफ का नगरीय प्रदेश या पृष्ठ प्रदेश मिलकर एक क्षेत्र बनाते हैं। उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं वो सबसे ज्यादा संकेंद्रित होती है उस नगरीय मूल के इर्द गिर्द। और जैसे जैसे आप उस नगरीय मूल, उस सिटी सेंटर से दूर जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उनमें कमी आती है, वो घटती जाती है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई। एक नगर और उसका जो पृष्ठ प्रदेश होता है, ठीक है, उसके अंदर जो 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 नगरीय विशेषताएं होती हैं वो केंद्रीय भाग में सबसे ज्यादा होती है, सबसे गहरी होती है, संकेंद्रित होती है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो धीरे 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 वो घटती जाती है। ठीक है, अब देखिए, हम यदि नगर प्रदेश की बात करें, है ना, तो सिटी रीजन जिसकी बात डिकिंसन करता है, ठीक है, सिटी रीजन क्या है, नगर के चारों तरफ का क्षेत्र है, नगर के चारों तरफ का क्षेत्र है जिस पर नगर अपने दूसरे समान महत्व वाले पड़ोसी नगर की तुलना में अधिक प्रबल प्रभाव रखता है। यह लाइन हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। कोई भी नगर जो है उसका नगर प्रदेश हम किस तरह से तय करेंगे, उसके नगर प्रदेश का सीमांकन हम कैसे करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तविक विश्व में ऐसा नहीं होता कि हम जिस नगर का अध्ययन कर रहे हैं वो एकमात्र नगर है और कोई दूसरे नगर है ही नहीं, है ना। हम ये देखते हैं कि हमारे जो बसे हुए क्षेत्र हैं, है ना, उन बसे हुए क्षेत्रों में हमें कुछ कुछ दूरियों पर अनेकों नगरीय केंद्र देखने को मिलते हैं। आप क्रिस्टॉलर का डायग्राम देखते हो तो भी आप देखते हो कि उसमें एक पैटर्न दिया गया है कि समान महत्व के नगर कितनी कितनी दूरी पर मिलते हैं। हालांकि वो हो सकता है कि वो पैटर्न जो दिखाया गया है वो बड़ी आदर्श स्थिति के रूप में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक आइसोट्रॉपिक सरफेस की बात करते हैं, एक समरूप प्रदेश की बात करते हैं, जो हमें वास्तविकता में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये बात तय है कि समान महत्व के अनेकों जो नगर है वो आपको प्रदेश में बिखरे हुए मिलेंगे। ठीक है, अब जो दो समान महत्व के नगर हैं वो दोनों सेवा प्रदाता हैं, ठीक है, और उन दोनों की सेवाओं की कोटियां भी लगभग समान हैं। वो कई सेवाएं जो हैं, जो दे रहे हैं, वो समान सेवाएं हैं। अब उन समान सेवाओं को प्राप्त करने वाले जो पृष्ठ प्रदेश के लोग हैं वो जहां तक फैले हुए हैं, जहां तक से लोग किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए सिटी सेंटर पर निर्भर हैं, वहां तक उस सिटी सेंटर का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब मान लीजिए कि दो सिटी है, सिटी ए और सिटी बी। किसी एक सर्विस के लिए, सपोज सर्विस 1, किसी एक सर्विस के लिए, है ना, उन दोनों के दोनों जो सिटी सेंटर्स है, यदि हम उनका प्रभाव क्षेत्र, इन्फ्लुएंस एरिया यदि हम निकालें, तो उस इन्फ्लुएंस एरिया में हमें कुछ एरिया ऐसा मिलेगा जिस एरिया के लोग सिटी ए पर भी निर्भर है और सिटी बी पर भी निर्भर है। इसका मतलब उस क्षेत्र में इन दोनों सिटी सेंटर्स ए और बी के बीच में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको बीच से डिमार्केट करके और सिटी ए और सिटी बी के जो एरिया ऑफ डोमिनेंस है, जो प्रबल प्रभाव क्षेत्र है, उसकी गणना करते हैं। तो प्रभाव क्षेत्र और प्रबल प्रभाव क्षेत्र का अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और एक डायग्राम अभी हम देखेंगे, उससे ये अंतर और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। अब देखो, यहां इस नगर प्रदेश में कई अन्य कम महत्व वाले नगर जो हैं और कस्बे देखने को मिलते हैं। अभी अभी हमने बात की थी ना कि कोई भी एक नगर और उसका पृष्ठ प्रदेश है,
ठीक है। इस पूरे के पूरे प्रदेश में जो नगर और उसका पृष्ठ प्रदेश मिलकर बना रहे हैं, जो सिटी और उसका हिंटरलैंड मिलकर जो एक प्रदेश बना रहे हैं, उस प्रदेश में आपको अनेकों ऐसे सेटलमेंट्स मिलेंगे, ऐसे छोटे सिटीज और टाउन्स मिलेंगे जो मूल नगर है ना, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो सिटी है ना, मूल नगर है हमारा, उससे छोटे होते हैं, हायरार्की में उससे नीचे होते हैं, पदानुक्रम में उससे नीचे होते हैं, लोअर ऑर्डर हायरार्की दर्शाते हैं। इन अलग अलग नगरीय केंद्रों और कस्बों के अपने प्रभाव क्षेत्र भी होते हैं, और इससे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काफी जटिलता दर्शाता है, काफी जटिलता लिए हुए होता है। तो ये हम देखते हैं कि कोई भी नगर और उसका नगर प्रदेश है, उसमें हमें कई कम महत्व वाले नगर और कस्बे देखने को मिलते हैं। इन निम्न स्तर वाले नगरों के साथ इनसे लगे हुए छोटे छोटे नगर प्रदेश भी देखे जा सकते हैं, है ना, जो इन अलग अलग जो सेंटर्स हैं, सिटीज और टाउन्स है, इनके अपने प्रभाव क्षेत्र हैं, है ना। तो इनके अपने प्रभाव क्षेत्र जो हैं वो इनके नगर प्रदेश हैं। तो एक मुख्य नगर और उसके चारों तरफ का पृष्ठ प्रदेश, है ना, मेन जो सिटी है और उसके चारों तरफ का जो हिंटरलैंड है, ये मिलकर एक बड़ा प्रदेश बनाते हैं। इस बड़े प्रदेश में इस मेन सिटी से छोटे, कम हायरार्की वाले, निचले पदानुक्रम वाले अनेकों सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो छोटे नगर हो सकते हैं, कस्बे हो सकते हैं। वो भी कई विशिष्ट प्रकार की सेवाओं के कारण वो केंद्र स्थल हैं, लेकिन उनका पदानुक्रम नीचा है, और वो केंद्र स्थल हैं तो उनके चारों तरफ उनके सेवा क्षेत्र भी हैं, अर्थात उनका इन्फ्लुएंस एरिया भी है, और वो इन्फ्लुएंस एरिया इन छोटे नगरों और कस्बों के चारों ओर इनके विशिष्ट छोटे छोटे नगर प्रदेशों का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो बात है ना, ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, सिस्टम है, हमें इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, हमें इसमें काफी जटिलता देखने को मिलती है। अब देखिए हम आगे चलते हैं और हम ये मानते हैं कि कोई भी एक नगर प्रदेश होता है, नगर और उसका नगर प्रदेश, ये संरचना में जटिलता दर्शाते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल नहीं होता, वो काफी कॉम्प्लेक्सिटीज लिए हुए होता है, और यहां इसमें प्रभावी क्षेत्र तथा प्रधान प्रभावी क्षेत्रों की श्रृंखला छोटे नगर प्रदेशों के साथ पाई जाती है ना। एक सीरीज देखने को मिलती है, क्योंकि एक नगर अनेकों प्रकार की सेवाओं का प्रदाता होता है ना। एक पर्टिकुलर सिटी जो है वो n नंबर ऑफ सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। प्रत्येक सर्विस के लिए कहां तक, सिटी सेंटर से किस दूरी तक लोग उस सिटी पर निर्भर हैं, इससे उस सेवा का इन्फ्लुएंस एरिया या प्रभाव क्षेत्र तय होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यदि कई प्रकार की सेवाएं हैं जो नगर के द्वारा प्रदान की जा रही हैं, तो कई प्रकार के सेवा क्षेत्र भी होंगे, क्योंकि प्रत्येक जो सेवा है उसका अपना प्रभाव क्षेत्र है, तो कई प्रकार के प्रभाव क्षेत्र होंगे। ठीक है, कई समान महत्व वाले जो पड़ोसी नगर हैं उनके द्वारा भी वो सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो इन नगरों के बीच पृष्ठ प्रदेश में, हिंटरलैंड में कई ऐसे क्षेत्र होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को एक से ज्यादा सिटी सेंटर्स जो कि समान महत्व के हैं उनसे प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वहां पर एक नहीं बल्कि सर्विस प्रदान करने वाले एक से ज्यादा हैं, एक ही सर्विस प्रदान करने वाले, है ना, उसी सर्विस को देने वाले एक से ज्यादा नगरीय केंद्र हैं।
इसका मतलब इस भाग में जहां पर प्रतिस्थापन देखने को मिलता है, ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, इस भाग में नगरों के बीच में कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है। क्लियर? अब यहां पर हम सीमांकन करते हैं तो हम इन अलग अलग नगरों के जो प्रभाव क्षेत्र हैं उनमें से जो प्रबल प्रभाव क्षेत्र की गणना हेतु जोन ऑफ कंपटीशन जो है उसको क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सिटी ए और सिटी बी ये कोई एक सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए कि वो सर्विस है सर्विस 1, है ना। तो वहां कुछ एरिया ऐसा है पृष्ठ प्रदेश का, हिंटरलैंड का, जो ये सेवाएं ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है। इसका मतलब उस भाग में कंपटीशन है। हम क्या करेंगे, इसके बीच से सीमांकन करेंगे और ए और बी का प्रबल प्रभाव क्षेत्र जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम उसको तय करेंगे। आ गई बात समझ में? तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि प्रभाव क्षेत्र अर्थात जो इन्फ्लुएंस एरिया होता है उससे हमारा क्या तात्पर्य होता है। प्रभाव क्षेत्र से हमारा मतलब यह है कि कोई भी नगर कोई पर्टिकुलर सर्विस देता है, कहां तक, किस दूरी तक, पृष्ठ प्रदेश में कहां तक लोग उस सेवा के लिए उस पर्टिकुलर सिटी पर निर्भर हैं। ठीक है, वहां तक क्या होता है, उस नगर का उस विशिष्ट सेवा के लिए प्रभाव क्षेत्र होता है। यह तो होता है इन्फ्लुएंस एरिया। ठीक है, और हम देखते हैं कि वास्तविकता में हम ये देखते हैं कि अनेकों समान कोटि के नगरों के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है सेवाओं को लेकर। ठीक है, तो जोन ऑफ कंपटीशन बनती है। उस जोन ऑफ कंपटीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी विशिष्ट नगर के प्रबल प्रभाव क्षेत्र को अलग करके हम क्या करते हैं, उसको सिटी ए के प्रबल प्रभाव क्षेत्र के रूप में दिखा रहे हैं और दूसरे को सिटी बी के प्रबल प्रभाव क्षेत्र के रूप में दिखा रहे हैं। इसका मतलब हम उस जोन ऑफ कंपटीशन के बीच में सीमांकन कर देते हैं, है ना। तो उससे प्रबल प्रभाव क्षेत्र निकल कर आता है। अक्सर यह देखा जाता है कि किसी भी नगर का प्रभाव क्षेत्र प्रबल प्रभाव क्षेत्र की तुलना में ज्यादा विस्तारित होता है। ठीक है, केवल और केवल उस दशा में जब कोई एक नगर एकाकी है, उसके आसपास समान महत्व वाला कोई भी नगर नहीं है जो उसको कंपटीशन दे, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा हो। ऐसे केस में हो सकता है कि इन्फ्लुएंस एरिया ही डोमिनेंट एरिया के रूप में देखा जाए, पर वास्तविक जगत में हमें ऐसा देखने को मिलता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, है ना। ये जो डिकिंसन का डायग्राम है इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, है ना। एक एक स्टेप में हम लोग आगे चलेंगे और धीरे धीरे हम इस पूरे के पूरे डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करो कि ये जो स्थान है ना, यहां सिटी ए है। ठीक है, और ये जो स्थान है यहां सिटी बी है। और ये सिटी ए और बी ये दोनों समान महत्व वाले हैं। अर्थात यदि हम हायरार्की की बात करें तो इन दोनों की हायरार्की सेम है, इन दोनों का पदानुक्रम सेम है, सिटी ए और सिटी बी। और हम ये मान के चल रहे हैं यहां पर कि ये दोनों जो हैं ये एक ही प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। क्लियर? अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिटी ए की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि सिटी ए जो है वो सर्विस 1, एक पर्टिकुलर सर्विस है, हमने उसको नाम दिया सर्विस 1। क्लियर? वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो कोई हायर ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमने उसको नाम दिया सर्विस 1। हम देखते हैं कि सिटी सेंटर ए पर इस सेवा को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं
है ना, उनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। ये देखिए सेवा ए के लिए, और ये स्वाभाविक है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सिटी सेंटर से दूर जाते हैं, चारों तरफ, है ना, यहां केवल हम एक तरफ दिखा पा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इस सेवा ए को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में कमी आने लगती है। ठीक है, या यूं कहें कि इस सेवा एक के लिए सिटी सेंटर ए पर जो निर्भर जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए ये वक्र जो है वो इस तरह से नीचे गिरता है। समझ में आ रहा है? ये जो वक्र नीचे गिर रहा है, ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहां पर हम ये देखें कि सर्विस एक के लिए, है ना, ये यहां तक है। इसका मतलब इस सिटी सेंटर ए से पृष्ठ प्रदेश में इस दूरी तक के लोग सेवा एक के लिए सिटी सेंटर ए जो है उस पर निर्भर हैं, और वो सिटी सेंटर ए से सेवा प्राप्त करते हैं। तो ये जो यहां से लेकर, है ना, यहां से लेकर, और ये जो दूरी है कहां तक, यहां तक, ये जो पूरी दूरी है, ये वाली दूरी, ठीक है, ये दूरी जो है वो सिटी ए का सेवा एक के लिए प्रभाव क्षेत्र है, इन्फ्लुएंस एरिया। अब आपको इन्फ्लुएंस एरिया बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, है ना। सेवा दो, ये थोड़ी सी निचले क्रम की सेवा है। ठीक है, इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो केवल और केवल यहां तक है, सिटी सेंटर ए से। सेवा तीन जो है वो और निचले क्रम की सेवा है, और उसका प्रभाव क्षेत्र केवल यहां तक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक सेवा अपना विशिष्ट प्रभाव क्षेत्र रखती है। क्लियर? अब देखो ये जो तीनों सेवाएं हैं, सेवा एक, सेवा दो, सेवा तीन, है ना, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, ये सिटी सेंटर बी के द्वारा भी दी जा रही है। ठीक है, सिटी सेंटर बी के द्वारा जो सेवा ए दी जाती है, ठीक है, उसको प्राप्त करने वाले सर्वाधिक लोग तो सिटी सेंटर पे होंगे, उस बात को तो हम समझ ही चुके हैं, है ना। इसका वक्र दूरी के साथ में गिरता है, इस बात को भी हम समझ चुके हैं। हम देखते हैं कि इस सेवा 1 के लिए सिटी सेंटर बी का प्रभाव क्षेत्र कहां तक है, और वो है यहां तक। इसी प्रकार सेवा 2 का वो है यहां तक, सेवा 3 का वो है यहां तक, है ना, यहां तक। ठीक है, तो यहां से लेकर और ये पूरा यहां तक, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है यहां तक, ये सिटी बी का सेवा 1 के लिए प्रभाव क्षेत्र है। अब यहां पर एक चीज निकल के सामने आई, और वो ये आई कि सेवा 1, ठीक है, वो इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक, मतलब इस पूरे क्षेत्र में केवल और केवल सिटी सेंटर ए के द्वारा ही दी जा रही है। यहां इस भाग में सेवा 1 केवल और केवल सिटी सेंटर बी के द्वारा दी जा रही है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में सेवा 1 को प्रदान करने वाले 2 नगर हैं, नगर ए और नगर बी। अर्थात पृष्ठ प्रदेश का ये भाग जो है, इस भाग में रहने वाली जनसंख्या, ये इस सेवा 1 को ए से भी प्राप्त कर सकती है और बी से भी प्राप्त कर सकती है। अर्थात यहां पर 2 सेवा प्रदाता हैं। ठीक है, देयर आर 2 सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका मतलब यह हुआ कि इस पेटी के अंदर इन दोनों सेवा प्रदाताओं में, ये जो 2 सेवा देने वाले सिटी सेंटर्स हैं, इन दोनों में कंपटीशन है, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा है। इसीलिए इसको कहा गया है जोन ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पेटी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रभाव क्षेत्र
क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रबल प्रभाव क्षेत्र क्या होता है। तो इस जोन ऑफ कंपटीशन को हम क्या करते हैं, इन दोनों नगरों के संदर्भ में बीच में से हम लोग डिमार्केट करते हैं, सीमांकित करते हैं। तो बीच में से यदि सीमांकित करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इतना इतना जो क्षेत्र है ना, जोन ऑफ कंपटीशन का, ये जो इतना इतना क्षेत्र है, इस पर जो मूल प्रभाव है ना, मुख्य प्रभाव है ना, जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, वो सिटी ए का है, और इतने भाग पर जो है वो सिटी बी का है। क्लियर। तो हमने क्या किया, बीच से सीमांकित कर लिया। अब इस एरिया में तो ए अकेला राजी है भाई, इस भाग में तो ए अकेला राजा है ना, और इस भाग में भी ए का ही प्रबल प्रभाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर और यहां तक, है ना, ये पूरा ठीक है, ये सिटी ए का प्रबल प्रभाव क्षेत्र है, और ये यहां से लेकर और यहां तक, है ना, ये पूरा, ये सिटी बी का प्रबल प्रभाव क्षेत्र है। तो इस डायग्राम से हमने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा कि प्रभाव क्षेत्र क्या होते हैं और प्रबल प्रभाव क्षेत्र क्या होते हैं। ये सिटी सेंटर है, और हम कल्पना ये करते हैं कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, है ना, हम सिटी सेंटर से दूर जा रहे हैं, है ना, और यहां पर हम इसको केवल एक ही दिशा में देख रहे हैं, बट ये नगर के जो सिटी सेंटर है उसके चारों तरफ ऐसा होता है, ऐसा माना जा सकता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि यहां पर दिए गए चित्र में हम निम्न 3 विशेषताएं देखते हैं। 3 विशेषताएं। हमने बात की प्रभाव क्षेत्र की, इन्फ्लुएंस एरिया की, बिल्कुल की। हमने बात की प्रबल प्रभाव क्षेत्र की, एरिया ऑफ डोमिनेंस की, बिल्कुल की। हमने बात की सिटी रीजन की, अर्थात नगर प्रदेश की। अब हम थोड़ा सा और विस्तारित करके देखते हैं इसको, प्रभाव क्षेत्र जो है वो क्या होता है। अभी डायग्राम में हमने इसको बहुत अच्छी तरह समझा, तो अब हमें ज्यादा जोर आने वाला नहीं है, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि वास्तव में इन्फ्लुएंस एरिया होता कौन सा है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि नगर से जुड़ा वह क्षेत्र जहां से लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए नगर पर निर्भर होते हैं। जैसे हमने सेवा 1 के लिए प्रभाव क्षेत्र कैलकुलेट किया था कि कहां तक होगा, सेवा 2 के लिए देखा था, सेवा 3 के लिए देखा था, सिटी सेंटर ए के लिए भी देखा और सिटी सेंटर बी के लिए भी देखा। ठीक है। सिटी सेंटर ए से कितनी दूरी तक एक पर्टिकुलर सर्विस का प्रभाव है, अर्थात एक पर्टिकुलर सेवा या वस्तु पर निर्भर लोग हैं, अर्थात पृष्ठ प्रदेश में कहां तक लोग सिटी सेंटर ए के द्वारा दी जाने वाली किसी विशिष्ट सेवा को प्राप्त कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम इन्फ्लुएंस एरिया, नगर से जुड़ा वह क्षेत्र जहां से लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए नगर पर निर्भर हैं। यह हो गया प्रभाव क्षेत्र। ठीक है। बहुत अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं प्रबल प्रभाव क्षेत्र की। हमने डायग्राम से अभी प्रबल प्रभाव क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि भाई ये एरिया ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, क्योंकि हमने देखा कि जब किसी क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक समान पदानुक्रम वाले सेंट्रल प्लेसेस हैं, ठीक है, सिटीज हैं, तो और वो लगभग एक जैसी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि इनके बीच में पृष्ठ प्रदेश में जोन ऑफ कंपटीशन डेवलप होता है, प्रतिस्पर्धा पेटी जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो जोन ऑफ कंपटीशन पैदा होता है, इस जोन ऑफ कंपटीशन में हम ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिटी का डोमिनेंस कहां तक है, वो उसका इन्फ्लुएंस और आगे तक हो सकता है। हम डोमिनेंस को निकालने की कोशिश करते हैं, और वहां पर हम क्या करते हैं, सीमांकन करते हैं, और वहां उस सीमा से लेकर और सिटी सेंटर तक का जो चारों तरफ का क्षेत्र है वो प्रबल प्रभाव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, समान महत्व वाले 2 या 2 से अधिक नगरों के मध्य का क्षेत्र, है ना, अभी हमने देखा था ना, प्राय 1 से अधिक नगरों से सेवाएं प्राप्त करता है। हमने देखा अभी पिछले डायग्राम में
कि एक ऐसा क्षेत्र था प्रतिस्पर्धा पेटी का जो सिटी ए से भी सर्विस 1 प्राप्त कर रहा है और सिटी बी से भी सर्विस 1 प्राप्त कर रहा है, तो वो जोन ऑफ कंपटीशन हो गया। ठीक है, अतः पड़ोसी नगरों का प्रभाव क्षेत्र आपस में प्रतिस्थापन दर्शाता है, ओवरलैपिंग दर्शाता है, तभी तो कंपटीशन है, वरना तो प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं। यदि ओवरलैपिंग नहीं होती तो प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जिससे प्रतिस्पर्धा पेटी बनती है। इस प्रतिस्पर्धा पेटी का मध्य बिंदु प्रतियोगिता नगरों के प्रबल प्रभाव क्षेत्र को सीमांकित करने के लिए हमारे लिए उपयोगी होता है ना। इस प्रतिस्पर्धा पेटी का मध्य बिंदु प्रतियोगी नगरों के प्रबल प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है। इसी के आधार पर हम प्रबल प्रभाव क्षेत्र किसी भी नगर के किसी सेवा के लिए प्रबल प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। मैंने कहा कि जिस प्रकार से अलग अलग सेवाओं का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र, इन्फ्लुएंस एरिया होता है पर्टिकुलर सर्विसेज का, इसी प्रकार पर्टिकुलर सर्विसेज का अपना अपना एरिया ऑफ डोमिनेंस भी होता है। यह चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो इस क्षेत्र में उस नगर का प्रभाव सर्वाधिक होता है जिसके लिए यह क्षेत्र प्रबल प्रभाव क्षेत्र है। तो कंपटीशन जोन का वो क्षेत्र है ना, मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूं, देखिए कंपटीशन जोन का वो क्षेत्र जो सिटी ए के प्रबल प्रभाव क्षेत्र का भाग है। देखो ये वाला, यहां से लेके यहां तक का, सॉरी, यहां से लेके और यहां तक का। ठीक है, ये जो भाग है, ये भाग, ये प्रतिस्पर्धा पेटी का भाग है जो किसके प्रबल प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा है, सिटी ए के। तो इस क्षेत्र में सिटी ए का ही दबदबा होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इस क्षेत्र में उस नगर का प्रभाव सर्वाधिक होता है ना, प्रबल प्रभाव क्षेत्र में, जिसके लिए वह क्षेत्र प्रबल प्रभाव क्षेत्र है। चलिए अब आगे देखते हैं नगर प्रदेश क्या होता है, सिटी रीजन से हमारा क्या तात्पर्य है। देखो, नगर प्रभाव क्षेत्र और प्रबल प्रभाव क्षेत्र नगर या शहरी स्थानों में पदानुक्रम की उपस्थिति से पुनः जटिल हो जाता है। यह बात हमने पहले भी की थी, है ना, हमने पहले भी की थी कि किसी भी एक नगर और उसके पृष्ठ प्रदेश वाला जो प्रदेश होता है, उसके अंदर उस नगर के अलावा और भी कई उस नगर से निचले पदानुक्रम वाले सेंट्रल प्लेसेस होते हैं, है ना। ये बात हमने पहले भी की थी। तो नगर प्रभाव क्षेत्र व प्रबल प्रभाव क्षेत्र, ठीक है, नगर या शहरी स्थानों में पदानुक्रम की उपस्थिति में पुनः जटिल हो जाता है। यहां कई सारे प्रभाव क्षेत्रों व प्रबल प्रभाव क्षेत्रों का गुच्छा विकसित होता है ना। यह कोई एकाकी नहीं होता। ठीक है, आपको उस नगर और उसके प्रबल प्रभाव क्षेत्र में भी अनेकों छोटे छोटे सेंट्रल प्लेसेस देखने को मिलेंगे जिनका अपना प्रभाव क्षेत्र और प्रबल प्रभाव क्षेत्र है। अतः किसी नगर का नगर प्रदेश, है ना, अब ये सिटी रीजन को क्लियरली डिफाइन कर रहा है। नगर प्रदेश उस नगर के पदानुक्रम के अनुसार, उस नगर के पदानुक्रम के अनुसार, अर्थात उसकी हायरार्की जो है वो क्या है। हायरार्की किससे तय होती है? हायरार्की तय होती है कि वो किस ऑर्डर की सर्विसेज प्रदान करता है ना। कोई भी नगर किस ऑर्डर की सर्विसेज प्रदान करता है, उसके आधार पर यह तय होता है कि उसका पदानुक्रम क्या होगा। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि किसी नगर का नगर प्रदेश, है ना, सिटी और उसका सिटी रीजन, ठीक है, तो सिटी रीजन कौन सा है? नगर प्रदेश। उस नगर के पदानुक्रम के अनुसार प्रबल प्रभाव क्षेत्र वाला भाग होता है ना। ये जो अभी हमने डायग्राम के अंदर प्रबल प्रभाव क्षेत्र की गणना करी है ना, कि किस प्रकार उसका सीमांकन करते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम एक नगर और उसके नगर प्रदेश का सीमांकन कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे कि एक ही नगर कई पदानुक्रम सेवाएं देता है ना, कई पदानुक्रम सेवाएं। वो
वो अखबार की सेवा हो सकती है, वो सपोज जो डेयरी मिल्क होता है ना, उसकी सर्विसेज हो सकती है, वो टेलीफोन सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी सर्विसेज हो सकती है ना, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्विसेज हो सकती है, अनेकों सर्विसेज हो सकती है, ठीक है। हर एक सर्विस का अपना अलग प्रबल प्रभाव क्षेत्र होगा। इसका मतलब जटिलता है, सीमांकन इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीमांकन यदि केवल एक ही सर्विस के प्रबल प्रभाव क्षेत्र पर करना होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। सेवाएं एक से ज्यादा हैं और हर एक सेवा का अपना प्रबल प्रभाव क्षेत्र है। तो फिर हम किसी नगर के नगर प्रदेश का सीमांकन कैसे करें, हम किसी सिटी के सिटी रीजन का सीमांकन कैसे करें, चलिए देखते हैं इसको हम अगली स्लाइड में। देखो यहां पर हमने एक बात को तो देखा कि एक नगर जो है वो अनेकों सेवाएं प्रदान करता है और अनेकों सेवाएं जो वो प्रदान करता है उनकी कोटि के कारण ही वो जो नगर है उसकी हायरार्की तय होती है, उसका पदानुक्रम तय होता है, ठीक है। और वो अलग अलग सेवाएं प्रदान करता है, इसका मतलब हर सेवा के लिए उसका इन्फ्लुएंस एरिया है, प्रभाव क्षेत्र है, और हर सेवा के लिए उसका प्रबल प्रभाव क्षेत्र भी है। इसका मतलब प्रभाव क्षेत्र और प्रबल प्रभाव क्षेत्र किसी एक ही नगर के लिए भिन्न भिन्न सेवाओं के लिए भिन्न भिन्न है ना। अब सीमांकन कैसे करें, अब नगर का नगर प्रदेश जो है उसका सीमांकन कैसे करें, तो देखो अतः प्रत्येक नगर एक से अधिक प्रबल प्रभाव क्षेत्र रखते हैं, ये क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक से अधिक सेवाओं को देने वाले या सेवा प्रदाता हैं और हर एक सेवा का अपना प्रबल प्रभाव क्षेत्र होता है। यद्यपि एक ही नगर प्रदेश में कई प्रबल प्रभावी क्षेत्र संकेंद्रीय स्थिति में होती हैं, वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, वो कंसेंट्रिक एरियाज बनाते हैं प्रबल प्रभाव क्षेत्र का, है ना। मतलब वो नगर हर एक सेवा का प्रबल प्रभाव क्षेत्र जो है वो नगर को केंद्र मानकर और उसके चारों तरफ का क्षेत्र होता है, इसलिए वर्ड यूज किया गया है संकेंद्रीय, है ना। खूब सारे प्रभाव क्षेत्र होंगे और वो जो प्रभाव क्षेत्र हैं, ठीक है, वो संकेंद्रीय होंगे, अर्थात जो नगर का जो 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 केंद्र है ना, उसके चारों तरफ होंगे। तो सारे के सारे प्रभाव क्षेत्र हैं, उनका जो केंद्र है वो एक जगह है और इस चारों तरफ प्रबल प्रभाव क्षेत्र है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये संकेंद्रीय है ना। अतः नगर प्रदेश नगर के चारों ओर स्थित नगर का सर्वाधिक प्रबल प्रभाव क्षेत्र ही होता है, ठीक है। अब क्योंकि प्रबल प्रभाव क्षेत्र कई सारे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इन तमाम प्रबल प्रभाव क्षेत्रों के बीच की केंद्रीय स्थिति जो है, ठीक है, उसका अलग अलग विधियों से हम क्या करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं और उसके आधार पर हम एक नगर के चारों तरफ नगरीय प्रदेश का सीमांकन करते हैं। क्लियर? जो कि सबसे बड़े प्रभावी क्षेत्र द्वारा सीमांकित होता है। इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि एक नगर है, उसके द्वारा अनेकों सेवाएं प्रदान की जा रही है, वो अनेकों सेवाएं अलग अलग कोटि की हैं और वो सेवाएं अलग अलग कोटि की होने के कारण उनके प्रभाव क्षेत्र और प्रबल प्रभाव क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। तो जिस सेवा का प्रभाव क्षेत्र और प्रबल प्रभाव क्षेत्र जो है वो ज्यादा विस्तारित है, हम उस सेवा के प्रबल प्रभाव क्षेत्र को लेकर भी नगर और उसके नगर प्रदेश का निर्धारण कर सकते हैं, हम नगर प्रदेश का सीमांकन कर सकते हैं। क्लियर? स्पष्ट हो गई ये बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम उपांत की, ठीक है, फ्रिंज की। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए ये फ्रिंज है क्या, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे लेक्चर में। देखो, एक नगर के चारों तरफ नगरीय प्रदेश होता है ना, एक सिटी होता है और उसके चारों तरफ सिटी रीजन होता है। ये चीज अभी अभी हमने समझी।
क्लियर? नगर के केंद्र से चारों तरफ कुछ दूरी तक कोर एरिया होता है, जहां के यदि आप लैंड यूज पैटर्न का अध्ययन करो, भूमि उपयोग का जो प्रारूप देखो, है ना, और वहां का आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखो, तो वो पूरी तरह से अर्बनाइज्ड है, पूरी तरह से अर्बनाइज्ड है। उसके आगे फ्रिंज एरिया शुरू होता है। ठीक है? फ्रिंज एरिया में हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सिटी सेंटर से दूर जा रहे हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी, परिधि की ओर। तो जहां तक हमारा सिटी है, ठीक है, उस सिटी की बाउंड्री के बाद, है ना, हमारे सिटी सेंटर के चारों तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत वाला जो क्षेत्र होता है, जो सिटी सेंटर के चारों तरफ चिपका हुआ है, वहां पर आपको अर्बन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नजर आता है और वहां पर रूरल लैंड यूज के आपको बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं, है ना। ये बेसिकली अर्बन फ्रिंज होती है। ठीक है? इसके बाद एक एरिया ऐसा आता है जहां पर अर्बन लैंड यूज घटने लगता है, घटता जाता है, और रूरल लैंड यूज जो है वो बढ़ता जाता है। ये बहुत ज्यादा संक्रमण वाली पेटी है। इसे हम सेमी अर्बन फ्रिंज भी कह सकते हैं। उससे और आगे चलोगे आप परिधि की ओर, केंद्र से दूर, तो ऐसा एरिया आएगा जहां पर आपको ग्रामीण जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। नगरीय प्रभाव अब धीरे धीरे हाशिए पे जाने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है? तो ये जो है ये रूरल फ्रिंज है। हम इस पूरे फ्रिंज एरिया को, अर्बन फ्रिंज से लेके रूरल फ्रिंज तक के पूरे फ्रिंज एरिया को मिलाकर रूरल अर्बन फ्रिंज भी कह देते हैं। ठीक है? इनमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर भी हमें अंतर देखने को मिलते हैं, है ना। प्रशासनिक स्तर पर भी हमें यहां कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है। उनका जिक्र पहले करते हैं। देखो, कोई भी जो नगरीय उपांत है, अर्बन फ्रिंज, ठीक है, वो क्या होती है, नगर और उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र दो तरह के प्रशासनिक क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। अर्बन फ्रिंज की बात हो रही है ना। नंबर 1 नगर पालिका, और उसके बाद राजस्व ग्राम या ग्राम पंचायत। क्लियर है ना। ये जो प्रशासनिक अंतर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो जो नगरीय उपांत है ना, वहां चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसमें हमें दो तरह के प्रशासनिक क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं। एक नगर पालिका, जिसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं हम, और दूसरा राजस्व ग्राम या ग्राम पंचायत। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। देखो, मुख्य नगर के पास नगर पालिका छोटी होती है। इसको समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा नगर है, उसके पास में एक छोटे नगर की नगर पालिका है, वो छोटी होती है, वो छोटी होती है। ठीक है? और ये अपनी पहचान नहीं रख पाती। क्यों? क्योंकि जो पास में जो बहुत बड़ा नगर है वो क्या करता है, वो इसको छायांकित करता है ना। वो क्या करता है, वो इसको शैडो करता है, छायांकित करता है वो उसको, है ना। इसका प्रभाव उसके सामने गौण है। इस क्षेत्र में नगरपालिका सेवाएं बहुत उत्तम होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े केंद्र के बिल्कुल पास में है, इसलिए यहां पर जो सर्विसेज मिलती है वो बहुत हद तक एक अच्छे अर्बन सेंटर के एट पार मिलती है। ठीक है? परंतु मुख्य नगर से दूर स्थित कोई भी नगरपालिका है, उसकी स्वयं की पहचान होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लेस के रूप में देखी जा सकती है। क्लियर? तो उसकी अपनी पहचान होगी। ठीक है? स्वयं की पहचान होगी, उसकी अपनी भिन्न समस्याएं भी होगी, है ना।
और हम देखेंगे कि जिस तरह ये बड़े नगर के पास वाली नगरपालिका है, उसकी स्वयं की पहचान चाहे उतनी बढ़िया नहीं हो, लेकिन यहां पर सेवाओं की कोटि उच्च होती है। ये जो नगरपालिका जो मुख्य नगर से दूर स्थित है, वहां पर नगरीय सुविधाएं, परिवहन सेवाएं ये कमजोर होती हैं, है ना। ये उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, इनकी यह समस्याएं मुख्य नगर से भिन्न होती हैं। कई प्रकार की जो समस्याएं होती है ना, वो मुख्य नगर से भिन्न होती है। इन क्षेत्रों में ये सुविधाएं जो है, ये सुविधाएं निम्न स्तर की होती है, इनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब देखो, नगर के चारों तरफ का अन्य क्षेत्र राजस्व ग्राम से बना होता है। अब नगरपालिका क्षेत्र जो था, है ना, हम उससे और आगे चले, नगरपालिका क्षेत्र से और आगे चले, नगरीय केंद्र के चारों तरफ जो क्षेत्र है, नगरपालिका क्षेत्र है, हम उससे थोड़ा और दूर चले तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू विलेज देखते हैं, है ना, राजस्व ग्राम उनसे बना होता है। और यहां पर हमें ग्राम पंचायतें जो है उनके क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर जो प्रशासनिक ताना बाना है वो बदल रहा है दूरी के साथ, है ना। यह जटिलताएं प्रदर्शित करता है। इसमें हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती है। इसमें से कुछ पूर्णतः शहरी, कुछ पूर्णतः शहरी, है ना। तो अर्बन फ्रिंज जो है, अर्बन फ्रिंज, उसके अंदर हमें कुछ भाग तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल हूबहू जो अर्बन सेंटर है लगभग वैसे ही होंगे, है ना। वहां का लैंड यूज जो कोर एरिया है, अर्बन एरिया है, उसके लैंड यूज से मेल खाता वो मिलेगा। ठीक है, कुछ में क्या होगा, कुछ शहरी, है ना, अर्थात मेनली तो ये अर्बन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्बन रूरल लैंड यूज जो है वो भी रिफ्लेक्ट होता है ना। पार्शियली अर्बन, आंशिक रूप से शहरी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप और दूर जा रहे हो सिटी सेंटर से, तो रूरल लैंड यूज जो है वो अपनी छाप ज्यादा मजबूत कर रहा है। अर्बन लैंड यूज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनली कम होता जा रहा है, आनुपातिक रूप से कम होता जा रहा है। आप और दूर जाओगे तो आपको ग्रामीण या पूरी तरह से ग्रामीण भूमि उपयोग देखने को मिलेगा। यह फ्रिंज एरिया की खास बात होती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखो परिणाम क्या होता है इसका, परिणाम यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण नगरीय उपांत, रूरल अर्बन फ्रिंज, है ना, यह सरल नहीं, यह काफी जटिल संरचना है। ठीक है, आप देखिए कि किस प्रकार से भूमि उपयोग बदलते हैं, किस प्रकार से जो प्रशासनिक ताना बाना है वो उसमें बदलाव देखने को मिलता है। ग्रामीण नगरीय उपांत कानूनी रूप से ग्रामीण, ये ध्यान रखना बेटा। लीगली इट इज रूरल एरिया, इट इज कंसिडर्ड एज रूरल एरिया, है ना। ये जो उपांतीय क्षेत्र है, फ्रिंज एरिया है, ये कानूनी रूप से ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, चूंकि वह नगर की सीमा से बाहर है, मुख्य नगरीय सीमा से वो बाहर है, वो उपांतीय क्षेत्र है, फ्रिंज एरिया है। व्यापारिक दृष्टि से देखो, है ना, यदि आप ट्रेड टर्म्स के अंदर देखते हो तो ट्रेड टर्म्स के अंदर यह नगरीय है। व्यापारिक स्थिति देखते हो तो यहां पर आपको पूरी तरह नगरीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी संरचना, है ना, इसका फंक्शनल और कल्चरल जो इंपॉर्टेंस है ना, पूर्ण रूप से मुख्य नगर से जुड़ी होती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत है कानूनी रूप से तो ग्रामीण है, लेकिन यदि आप यहां पर भूमि उपयोग देखो, यदि आप यहां पर व्यापारिक गतिविधियां देखो, यदि आप यहां पर कार्यात्मक विशेषताएं देखो, यदि आप यहां पर लोगों के जीने के तौर तरीके, रहन सहन, वहां की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखो, तो वो सब जो है वो हमें नगरीय प्रभाव वाली देखने को मिलती है। ठीक है,
अब हम और आगे चलते हैं, तो ये जो ग्रामीण नगरीय उपांत है ना, ये नगर के बाह्य भाग में, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र है। मतलब ये वो सैंडविच एरिया है, ये वो ट्रांजिशनल एरिया है, ये वो संक्रमण क्षेत्र है जो ना तो पूरी तरह अर्बन है और ना पूरी तरह रूरल है। ठीक है, वो वाला क्षेत्र है जिसको हम बोल रहे हैं फ्रिंज एरिया। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये एक ट्रांजिशनल बेल्ट है, संक्रमण पेटी है ना। रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है, एक ट्रांजिशनल बेल्ट है, एक संक्रमण पेटी है जिसमें नगरीय तथा ग्रामीण दोनों विशेषताएं देखने को मिलती है। क्लियर, ना तो वो पूर्णतः नगरीय है और ना वो पूर्णतः ग्रामीण है ना, संक्रमण की स्थिति है, दोनों विशेषताएं देखने को मिलती है। अब कि वो रूरल अर्बन फ्रिंज जो है वो कब कहलाएगा, कहां तक कहलाएगा, जहां तक जो नगरीय विशेषताएं हैं उनका डोमिनेंस है। वो रूरल फ्रिंज कब कहलाएगा, ग्रामीण उपांत कब कहलाएगा, रूरल अर्बन फ्रिंज का कौन सा हिस्सा ग्रामीण उपांत कहलाएगा, जहां पर आपको रूरल लैंड यूज की ही प्रधानता और प्रबलता देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए हम ये देखते हैं कि यह नगर की बाहरी सीमा पर उसे चारों ओर से घेरे रखता है, अर्थात एक जो नगर है उसके चारों तरफ आपको नगरीय ग्रामीण उपांत का विस्तार देखने को मिलता है। इसे वास्तविक ग्रामीण क्षेत्र से अलग करता है। फ्रिंज एरिया क्या करता है, नगर को जो एब्सोल्युटली रूरल एरिया है, जो पूर्णतः है जो ग्रामीण क्षेत्र है, उससे अलग करता है। इसमें नगर की आकृति तारा सदृश है। यहां ध्यान देना थोड़ा, नगर की आकृति कैसी है, तारा सदृश, स्टार पैटर्न के जैसी है। और भूमि उपयोग कैसा होता है, खुले पंजे की जो अंगुलियां होती है वैसे। और ये जो अंगुलियां हैं है ना, यहां पर ये किसको बताती है, ये बताती है इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट्स, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं वही तो ट्रेड रूट्स के रूप में डेवलप होंगे। ठीक है ना, की भांति प्रमुख राजमार्गों के सहारे प्रसरित होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना, कि रूरल अर्बन जो फ्रिंज एरिया है, ठीक है, वहां किस प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि ग्रामीण नगरीय उपांत जो है वो मुंबई के केस में हम देखते हैं कि नगरीय सीमा के अंदर से ही शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि नगरीय सीमा जो है ना, ठीक है, वो मुंबई की जो है ना, उसके आगे तक आपको कंप्लीट अर्बन लैंड यूज देखने को मिलता है। ठीक है, और सामान्यतः क्या होता है, नगरीय सीमा से बाहर इसकी शुरुआत होती है। सामान्यतः कोलकाता का यदि उदाहरण लें तो कोलकाता नगरपालिका सीमा के तुरंत बाद वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वहां पर न्यू सेटलमेंट्स या रेजिडेंशियल एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। न्यू रेजिडेंशियल एरियाज है ना, नई आवासीय बस्तियां वहां देखने को मिल रही है, नए औद्योगिक संकुल वहां देखने को मिलते हैं, है ना, नए कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स वहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनका ये महत्वपूर्ण केंद्र है जो कि नगर की बाह्य वृद्धि को प्रदर्शित करता है कि अब जो 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 नगर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बाहर की ओर फैल रहा है। ठीक है, उसको वो दर्शाता है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखो, इस नगरीय उपांत क्षेत्र को 3 उपभागों में बांटकर देख सकते हैं, जिनका जिक्र भी अभी हमने लेक्चर में किया था। इसमें से एक जो है वो है नगरीय उपांत, है ना, अर्बन फ्रिंज। अर्बन फ्रिंज वो एरिया है जहां पर अर्बन वे ऑफ लाइफ, अर्बन लैंड यूज, ठीक है, अर्बन कल्चर, ठीक है, ये सब जो है इनका डोमिनेंस देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम सिटी सेंटर से दूर जाते हैं फ्रिंज एरिया में, वैसे वैसे
धीरे धीरे इसमें कमी आने लगती है और जो रूरल इंप्रेशन है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। तो वो जो एरिया है वो कहलाता है अर्धनगरीय उपांत, सेमी अर्बन फ्रिंज। जब हम इस उपांत क्षेत्र में और ज्यादा सिटी सेंटर से दूर जाते हैं तो जो कंप्लीट रूरल लैंड यूज वाला बेल्ट है, जो पूर्णतः ग्रामीण पेटी है, उससे ठीक पहले का क्षेत्र जो होता है वहां पर हमें अर्बन लैंड यूज, अर्बन वे ऑफ लाइफ की छाया मिलती है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है? वो करता है रूरल लैंड यूज, रूरल वे ऑफ लाइफ, है ना। वो एरिया कहलाता है ग्रामीण उपांत। वो क्या कहलाता है? ग्रामीण उपांत। अब देखो नगरीय उपांत, हालांकि इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। नगरीय सीमा के बाहर लेकिन जुड़ा हुआ क्षेत्र। देखिए यहां पर सारी बातें इस बात को की वकालत करेगी कि ये जो क्षेत्र है इस पर नगर का प्रभाव बेतहाशा है ना, और ये नगर जैसा ही है ना। तो पहली बात कि ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है नगर से, है ना, बिल्कुल नगर से सटा हुआ, है ना, नगरीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, जो अन्य नगरपालिका, जनगणना नगर या पूर्णतः शहरीकृत गांव से बना हुआ है। ठीक है ना। ये नगरपालिका क्षेत्र हो सकता है, ये सेंसस टाउन हो सकता है ना, ये कंप्लीटली अर्बनाइज्ड विलेज हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब अर्बन वे ऑफ लाइफ, अर्बन लैंड यूज इसको डोमिनेट करता है ना। शहरी जीवन शैली, शहरी भूमि उपयोग जो है वो प्रधानतः यहां पर देखने को मिलता है। नगरीय ग्रामीण उपांत का नगरीय भाग कहलाता है। यह आवासीय व व्यावसायिक केंद्रों के पास पूर्ण नगर की झलक प्रस्तुत करता है ना। इसको देखकर या जब आप इसके अंदर विचरण करते हो तो आपको आभास नहीं होता कि आप नगरीय केंद्र से दूर आ गए हो, आपको लगता है कि आप नगर के हिस्से में ही हो। ठीक है, परंतु यहां मुख्य नगर जैसी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो कंपैरेटिवली पुअर होती है ना, इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इन टर्म्स ऑफ सीवरेज सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ वेस्ट ड्रेनेज, है ना, अनेकों तरीकों से। तो संपूर्ण क्षेत्र में पाइपलाइनों से पानी के वितरण जो देखते हैं वो कमजोर मिलता है देखने में। कूड़ा करकट की जो निस्तारण की व्यवस्था है वो कमजोर मिलती है, मल निष्कासन की व्यवस्थाएं वो कमजोर मिलती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है ना, जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट है वो वैसा नहीं होता जैसा नगरीय केंद्र में होता है, जैसा नगर के मुख्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और यही कारण है कि ये फ्रिंज एरिया का भाग है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, भवनों का निर्माण अनियोजित होता है ना, इसका डेवलपमेंट प्लानिंग से नहीं होता। ठीक है, अनप्लान्ड लैंड यूज यहां देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे कॉमर्शियल एरिया हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, काफी अनप्लान्ड या काफी छितरा हुआ, काफी बेतरतीब पैटर्न उसका देखने को मिलता है। तथा एक ही भवन का उपयोग जो है ना, वो औद्योगिक गतिविधि के लिए भी हो सकता है, आवासीय गतिविधि के लिए भी हो सकता है, अदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी हो सकता है। भूखंडों की आकृति व आकार जो है वो भी अनियमित है ना। भूखंडों की आकृति और आकार जो है उनमें नियमितता देखने को नहीं मिलती, सकड़ी सड़कें देखने को मिलती है, क्वालिटी ऑफ रोड्स बहुत खराब होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, उनका अच्छा रखरखाव नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं होता, है ना। ठीक है, तो हमें जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो यहाँ पर मुख्य नगरीय क्षेत्र जो है उसकी तुलना में काफी कमजोर देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में मात्र उच्च वर्ग की आवासीय कॉलोनियां जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। उच्च वर्ग की आवासीय कॉलोनियां, है ना, हाई क्लास रेजिडेंशियल एरियाज, वो जहां पर होते हैं इस उपांतीय क्षेत्र में, वहां पर क्वालिटी ऑफ सर्विस एट पार होती है सिटी सेंटर के, है ना। वहां पर जो सेवाएं हैं
है ना, जो पब्लिक सर्विसेज है उनकी गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की होती है, ठीक है, क्योंकि ये रिहायशी इलाके होते हैं। यहां पर जो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, है ना, वो इन पॉश कॉलोनीज में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सिटी सेंटर से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, उस भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो उसी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को है मेंटेन भी करना चाहते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, यहां पर उच्च वर्ग जो हैं उनकी आवासीय कॉलोनियां और कुछ औद्योगिक कस्बे देखने को मिलते हैं। यहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना, वो अच्छी पाई जाती है ना। और यहां जो नगरीय उपांत है ना, वो काफी सुनियोजित सा होता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं मूलतः निजी संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। उपांतीय क्षेत्र जिसकी हम नगरीय उपांत की बात कर रहे हैं, यहां पर कई प्रकार के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, है ना, वो उभर कर सामने आते हैं और वो अनेकों प्रकार की जो सेवाएं हैं उनको मैनेज करते हैं। यह नगर उपांत के सामान्य क्षेत्रों से थोड़ा अलग प्रतीत होता है ना। और ये बेसिकली हम किसकी बात करें, हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया की या कुछ स्पेशल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उपांत क्षेत्र के भीतर ही है ये, है ना। अब नगरीय उपांत की अन्य विशेषताएं क्या होती है। नई इमारतों के निर्माण से यह क्षेत्र पुरानी ग्रामीण बस्तियों से भिन्न दिखने लगते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होता है बेतरतीब तो होता है, लेकिन होता बहुत त्वरित गति से, ठीक है। इन नगरीय उपांत पेटियों में प्राय मध्य आय वर्ग वाले अप्रवासक निवास करते हैं, है ना। आप लोगों ने बर्जेस का, हैरिस का, उल्मन का जो मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्बन लैंड यूज पढ़ा होगा, उसमें देखा है ना कि ये जो पेटी होती है ना, इस पेटी के अंदर हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं वो डेवलप होते हैं, और जनरली देखते हैं कि जो माइग्रेंट्स की सेकंड जनरेशन होती है वो प्राय हमें यहां पर देखने को मिलती है। उनके आवास इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जो कि नित्य व्यवसाय या नौकरी आदि हेतु क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, है ना, नित्य आवागमन दर्शाते हैं। नगरीय उपांत में तेजी से नगरीय सुविधाओं और कार्यकलापों का विकास भी होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी कभी भी जो मूल नगरीय क्षेत्र है उसके एट पार, उसके बराबर नहीं होती, केवल और केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के उच्च वर्ग के रेजिडेंशियल एरियाज और स्पेशल इंडस्ट्रियल टाउनशिप को छोड़कर। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, नगरीय केंद्र से और दूरी बढ़ने के साथ साथ नगरीय उपांत की नगरीय विशेषताएं जो है वो कमजोर पड़ने लगती है ना। जैसे जैसे अब आप सिटी सेंटर से दूर जा रहे हो, तो अब जो 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 नगरीय विशेषताएं जो हमने अभी नगरीय उपांत में देखी, अब क्या होगी, वो और कमजोर पड़ेगी, है ना। सुविधाएं जो हैं, ठीक है, वो अब और ज्यादा उनका स्तर और गिरने लगेगा, ठीक है। तथा यहां ग्रामीण भूमि उपयोग, है ना, अर्बन जो रूरल लैंड यूज लगातार दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब जो रूरल लैंड यूज है उसके इंप्रेशन साफ दिखाई देने लगे हैं, ठीक है। नगरीय तथा ग्रामीण भूमि उपयोग के मिश्रण वाली यह पेटी क्या कहलाती है, अर्ध नगरीय उपांत कहलाती है, सेमी अर्बन फ्रिंज कहलाती है। अब आप इससे और आगे जा रहे हो, है ना, तो आपको अब धीरे धीरे क्या होगा कि अर्बन लैंड यूज जो है वो कमजोर पड़ता जाएगा और रूरल लैंड यूज, रूरल वे ऑफ लाइफ वो डोमिनेट करने लगेगी, है ना। और एक सीमा ऐसी आएगी, उसके बाद में अर्बन लैंड यूज, अर्बन वे ऑफ लाइफ टोटली आपको गायब मिलेगा और केवल रूरल एरियाज जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो ये उस रूरल एरिया, जो कंप्लीट रूरल एरियाज है, उनसे पहले ये जो भाग है ना, जहां पर नगरीय केंद्र और से और अधिक दूरी वाले भाग में हम जा रहे हैं, यहां नगरीय आभा लगभग समाप्त होने लगती है ना। धीरे धीरे वो कमजोर पड़ती जाती है, भूमि उपयोग पूरी तरह से ग्रामीण नगर जैसा होने लगता है, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं रूरल फ्रिंज, है ना, इसे रूरल फ्रिंज कहते हैं। अब देखो, दो डायग्राम्स की सहायता से हम कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज को मजबूत करते हैं, है ना, और ये बहुत मजबूत करेगा हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए और
कई बार जो हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हम आंसर बनाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, उनके लिए हमें आंसर को फ्रेम करने के लिए ये बड़ी मदद करेगा हमारी। ठीक है, इन दो डायग्राम्स को समझते हैं। देखो ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये कोर बिल्टअप एरिया है। ये वाला जो ना, ये क्या है, ये कोर बिल्टअप एरिया है, ये मुख्य निर्मित क्षेत्र है किसी भी शहर का। ठीक है, ये वाला भाग है ना, सांद्रित शहर या मुख्य निर्मित क्षेत्र है। क्लियर। अब इसके चारों तरफ आप देखिए, यहां तक ये वाला जो भाग है, ठीक है, हमने इसको कहा आंतरिक उपांत। क्या कहा? आंतरिक उपांत। और इसके ठीक बाद वाला क्षेत्र यहां से लेके यहां तक आप यदि देख पा रहे हैं तो, है ना, ये एक जोन जो है ना, वो देखोगे आप, एक जोन जो है वो यहां से यहां तक है, और इसके चारों तरफ दूसरी एक जो पेटी है ना, वो यहां से यहां तक है, यदि आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, और ये वाली जो पेटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है बाहरी उपांत, आउटर फ्रिंज। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज, है ना, और कई बार इसको अर्बन फ्रिंज या नगरीय उपांत की संज्ञा भी दे दी जाती है। अब आपको समझ में आ गया क्लियरली मैंने क्या कहा? ये रूरल अर्बन फ्रिंज है जो आंतरिक उपांत और बाह्य उपांत से मिलकर बना है। कई बार इसी को नगरीय उपांत के रूप में भी हम देखते हैं, कई जगह हमें इसका वर्णन इस तरह भी देखने को मिलता है। इसके बाद यहां पर ये देखो, ये वाली जो पेटी है किसी भी नगरीय केंद्र के चारों तरफ, है ना, ठीक है, ये वाली जो पेटी है, इस पेटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हम देखते हैं अर्बन शेडो, है ना, हमें केवल और केवल जो शहरी जीवन है उसकी आभा मात्र देखने को मिलती है ना, और इसके बाद रूरल हिंटरलैंड शुरू हो जाता है। कंप्लीटली ये रूरल लैंड यूज, रूरल वे ऑफ लाइफ को दर्शाता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए आप कि यहां से जब हम इस तरफ देखते हैं, है ना, इस जो सेंट्रल पेटी है उससे इस तरफ ये फैला हुआ उपतंत्र शहरी क्षेत्र तथा शहर का ग्रामीण इलाका है ना, ये इस शहर का फैला हुआ, है ना, डिस्पर्स सब सिस्टम है। अर्बन फील्ड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है। और ये क्या है? सिटी का कंट्री साइड है। क्या है? सिटी का कंट्री साइड, है ना। और यहां से लेके यहां तक ये मैक्सिमम दूरी है ना, ये मैक्सिमम दूरी है जहां से लोग जो है वो नित्य आवागमन दर्शाते हैं, है ना। इससे ज्यादा दूरी से लोग कम्यूट नहीं करते, इससे ज्यादा दूरी से लोग डेली आना जाना नहीं करते हैं। क्लियर। अब ये जो इससे बाहर का क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहां लोग वीकेंड पे मस्ती के लिए जाते हैं। तो ये क्या है? वीकेंड एंड सीजनल लाइफ स्पेस है। ये सप्ताहांत और मौसमी जीवंत एरिया है जहां लोग क्या करते हैं छुट्टी के दिनों में और में शांति के लिए, है ना, अपने बिजी शेड्यूल में रिलैक्स का टाइम बिताने के लिए अक्सर इन क्षेत्रों में जाते हैं। कई प्रकार के आज की तारीख में हम जानते हैं कि कई प्रकार के रिसोर्ट्स जो हैं वो फ्रिंज एरिया से भी बाहर दूर बनाए जाते हैं और लोग जो हैं वो सुकून और शांति के लिए ऐसे क्षेत्रों में जाकर अपने छुट्टी का समय बिताते हैं। कई बार इस क्षेत्र में छोटे छोटे अलग से अर्बन सेंटर्स भी डेवलप होने लगते हैं और उन्हें कहते हैं अर्बन नोड। क्या कहते हैं? अर्बन नोड। और कई बार आप ये देख रहे हो कि ये कई छोटे छोटे आपको अलग अलग इस क्षेत्र में रेजिडेंशियल एरियाज भी डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कहते हैं आइसोलेटेड रेजिडेंस या विलग आवासीय क्षेत्र, है ना, जो बिखरे हुए होते हैं और बहुत कम घरों के गुच्छे यहां देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पूरी टर्मिनोलॉजी पर हमारी पकड़ मजबूत करते हैं। और अब एक स्लाइड और देखते हैं और मजबूत करते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी को इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ताकि हम कहीं पर भी मात नहीं खाएं। देखो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये मोनोसेंट्रिक सेटलमेंट पैटर्न है। मोनोसेंट्रिक सेटलमेंट पैटर्न, ये देखो यहां पर आपको एक ही सेंटर देखने को मिल रहा है, ठीक है,
इसलिए कहा है मोनोसेंट्रिक सेटलमेंट पैटर्न। और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो आपको खूब सारे सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये है मल्टी सेंट्रिक एग्लोमरेशन पैटर्न, है ना, जो बी है नीचे वाला डायग्राम। पहले ऊपर वाले को देखते हैं, मोनोसेंट्रिक सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं। अब देखो मोनोसेंट्रिक सेटलमेंट पैटर्न में ये जो सबसे बीच में है इसे कहेंगे सिटी सेंटर। क्या कहेंगे? सिटी सेंटर। इस सिटी सेंटर के चारों तरफ का ये जो ग्रे कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है इनर अर्बन एरिया। ये क्या है? इनर अर्बन एरिया, आंतरिक शहरी क्षेत्र। और इसके बाद में आपको ये जो लाइट ग्रे कलर वाला एक पेटी दिखाई दे रही है चारों तरफ, ये है सब अर्बन एरिया, है ना। ये उपनगरीय क्षेत्र है। ये मिलाकर तीनों, है ना। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की ये जो पूरी पेटी है, ये वाली जो पूरी पेटी है, ये मिलाकर कहलाती है शहरी क्षेत्र या अर्बन एरिया, है ना। ये सतत है, लगातार है, कंटिन्यूअस है ना। और 20,000 से ऊपर जनसंख्या हमें यहां देखने को मिलती है प्राय, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शहरी क्षेत्र। अब शहरी क्षेत्र में क्या आ गया? सिटी सेंटर आ गया। सिटी सेंटर के बाद में इनर अर्बन एरिया आ गया और फिर सब अर्बन एरिया आ गया। अब इसके बाद ये वाला जो भाग है इसकी बात करेंगे हम, ये वाला भाग, ठीक है। इसमें ये वाला भाग है, इस वाले भाग को, ये वाला जो भाग है, ठीक है, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? हम संज्ञा देंगे इसको नगरीय उपांत, अर्बन फ्रिंज। यहां से फ्रिंज शुरू हो गया है ना। ये जो अर्बन एरिया जहां खत्म हुआ, वहां से अब फ्रिंज एरिया शुरू हो गया है। और इस फ्रिंज एरिया में जब हम इस बेल्ट में आएंगे, ये जो येलो बेल्ट है, इस बेल्ट में, ठीक है, तो ये है अर्बन पेरिफेरी, ये नगरीय परिधि वाला क्षेत्र है। इसको मिला के हम कह सकते हैं पेरी शहरी क्षेत्र, पेरी अर्बन एरिया। ये काफी टूटा हुआ हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहां सततता देखने को मिले। और यहां 40 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से अधिक घनत्व आपको मिलता है, ठीक है ना, उससे कम नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली ये उपांतीय क्षेत्र ही है, क्लियर। अब इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र जो है, ये इट इज टोटली रूरल एरिया, है ना। ये रूरल हिंटरलैंड है, बाहर का क्षेत्र है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, है ना। अब हम यदि बात करें कि जिसको हमने अर्बन कहा, वो बेसिकली क्या है? बिल्टअप एरिया है ना। वो क्या है? बिल्टअप एरिया है, ठीक है। वो निर्मित क्षेत्र है। इसमें सिटी सेंटर भी आएगा, इसमें इनर अर्बन एरिया भी आएगा, इसमें सबअर्बन एरिया भी आएगा। जो हमारा फ्रिंज वाला एरिया है, यहां से लेके और यहां तक, है ना, ये वाला क्षेत्र जो हमारा चारों तरफ, ये वाला जो क्षेत्र है चारों तरफ फ्रिंज एरिया, है ना, उपांतीय क्षेत्र, ये कार्यात्मक शहरी क्षेत्र है, फंक्शनल अर्बन एरियाज है ना। तो कार्यात्मक रूप से यह जो है ये शहरी एरिया है। और यही कारण है कि यहां पर शहरी जीवन शैली का प्रभाव हमें काफी देखने को मिलता है। और उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो गया है चारों तरफ। ये है ग्रामीण नगरीय क्षेत्र, रूरल अर्बन रीजन। धीरे धीरे करके आगे जाते हैं तो ये कंप्लीटली रूरल एरिया आ जाता है, पूर्णतः जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रामीण क्षेत्र आ जाता है। अब हम आते हैं मल्टी सेंट्रिक एग्लोमरेशन पैटर्न के ऊपर। ये देखो, है ना, यहां पर आप देख पा रहे हो कि अनेकों सिटी सेंटर्स हैं, अनेकों सिटी सेंटर्स हैं। और उन सिटी सेंटर्स के अपने अपने नगरीय प्रदेश भी हैं, साफ दिखाई दे रहा है। वास्तविकता इतनी जटिल हमें देखने को मिलती है, क्लियर। हम देखते हैं कि पेरी शहरी समूह के साथ शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के कई संयोजन हमें यहां देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में बेसिकली हमने इस बात को सीखा कि
नगर और उसका जो नगरीय प्रदेश होता है उससे हम क्या समझते हैं, फ्रिंज एरियाज क्या होते हैं, फ्रिंज एरियाज के कितने उपभाग होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं होती है। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।